नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक पहले एनडीए के भीतर बगावत की खबरें आ रही हैं। पहले ही खबरें आ रही थी कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। एनडीए के सांसदों की तरफ से जो ऐसे बयान आ रहे थे या फिर जो जिस तरह से ये संभावनाएं जताई जा रही थी, और अब एनडीए में सीधे तौर पर, खास तौर पर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उम्मीद में थे कि अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मसला शायद हल हो सकता है, उस पर कुछ सार्थक बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आज 8 तारीख को जो डिनर पार्टी भी रखी गई थी वो भी कैंसिल हो गई। तो नीतीश कुमार खुले तौर पर बगावत पर आ गए और उन्होंने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। और कहां पर की है इसकी बात, इस चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर जो चर्चाएं आ रही थी, धीरे धीरे वो सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना दिलचस्प उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अब तक कभी नहीं हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर परेशान है, क्योंकि एक तरीके से प्रेस्टीज इशू भी बना हुआ है, न सिर्फ एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। और इसको लेकर जिस तरह से एनडीए की ओर से या बीजेपी की ओर से कहें कि एक बड़ा पांसा फेंका गया कि दक्षिण भारत के कैंडिडेट को लाया गया, लेकिन दक्षिण भारत के कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन के दक्षिण भारतीय कैंडिडेट से ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बगावत की खबरें और क्रॉस वोटिंग की खबरें और जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस तरह से एनडीए गठबंधन में एक परेशानी देखी जा रही है, उसकी बात भी करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ है, एक के बाद एक नए खुलासे एसआईआर और वोट चोरी पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी भी चर्चा करेंगे, ताजा तरीन मामला, और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी का अड्डा बन गया है। ये इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर, ये बात भी की जाएगी। लेकिन पहले चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की। अमलेंदु जी, नीतीश कुमार को शायद ये रहा होगा कि 8 तारीख को, यानी आज जब डिनर पार्टी होगी, तो शायद अलग से बिहार के नेताओं के साथ, बिहार की पार्टियों के साथ गठबंधन पर, सीट शेयरिंग पर भी कुछ बातचीत होगी। लेकिन कल ही कैंसिल कर दी गई ये पार्टी। और अब कल ही बक्सर में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, वो भी बीजेपी के नेता की मौजूदगी में, वो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब इंतजार करने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस समय जो 2 बड़ी खबरें वो ये है कि एक तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने ही घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, और जो उम्मीदवार उनका हारा हुआ उम्मीदवार था, और बीजेपी जिस पर अपना दावा ठोक रही है, उस सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी मतलब पेश कर दी और घोषणा कर दी कि हमारा ये व्यक्ति जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये उन्होंने घोषणा कर दी और बीजेपी इससे काफी ज्यादा बिलबिलाई हुई नजर आ रही है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उनका बीजेपी के साथ समझौता हो जाएगा सीटों को लेकर, और जो उनकी मांग है कि वो बीजेपी से 1 सीट ज्यादा लड़ेंगे, इस पर बीजेपी तैयार हो जाएगी। लेकिन बीजेपी उनका दोहन तो करना चाहती है, लेकिन उनकी मांगे मानना नहीं चाहती है। तो बीजेपी अपनी चालाकी में है कि नीतीश कुमार से उपराष्ट्रपति चुनाव में फायदा ले लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार को ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और ना नीतीश कुमार को उनकी मनमाफिक सीटें दी जाए। संख्या हो सकता है कि वो जरूर उतनी कर दे, लेकिन जिस सीट पर दावेदारी होगी या मजबूत होंगे, वहां शायद वो सीट उनको ना मिले। हाँ, वो इस कोशिश में है बीजेपी, इस कोशिश में बीजेपी है, ताकि नीतीश कुमार चुनाव के बाद कोई परिस्थिति बने भी अगर सरकार बनाने की, तो अपना दावा ठोकने की स्थिति में ना हो। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने कि नीतीश कुमार पलटी मार सके, दूसरी तरफ जा सके, तो वो परिस्थितियां भी पैदा ना हो। तो ये इंतजाम करना चाहती है बीजेपी, इसके लिए कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उससे पहले ही जबरदस्त बीजेपी को पटकनी देते हुए एक तरफा अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, वो भी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में। तो बीजेपी इससे काफी ज्यादा असहज नजर आती है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने बगावत की पूरी तैयारी कर ली है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से प्रत्याशी की घोषणा करना सीधी सीधी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है नीतीश कुमार की। और उधर जिस तरीके से एनडीए के सांसद बगावत होते हुए, उससे भी नरेंद्र मोदी की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ रही है। कल जो समीर जी बीजेपी के सांसदों की, एनडीए के सांसदों की बल्कि कहें, जो बैठक हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी को दिन भर बैठना पड़ा है। हाँ।
और अभी तक ये जिम्मा जो था वो अमित शाह का हुआ करता था, वो सब मैनेजमेंट किया करते थे। अब अमित शाह से मैनेजमेंट लेकर नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे खुद जिम्मा लिया है और दिन भर बैठना पड़ा। और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचना ये मिल रही है कि काफी सांसद जो थे उस कार्यशाला से गायब थे। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिंताएं बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से वहां जो थे पोस्टर्स लगे हुए थे, कटआउट लगे हुए थे लालकृष्ण आडवाणी के भी, ये काफी कुछ संदेश देते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां अब बीजेपी के अंदर भी बढ़ रही हैं और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कहीं कल कोई खेल बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये जिस कार्यशाला की बात की अमलेंदु जी आपने, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये तमाम बातें मीडिया में ना आने पाए, इसके लिए जबरदस्त तरीके से हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी पंक्ति में वहां बैठे दिखाई पड़े, इसकी तस्वीरों की चर्चा जमकर हुई और जाहिर सी बात है कि जानबूझकर उस तस्वीर की चर्चा कराई गई। हालांकि वो भी एक बड़ा संदेश दे रही है और यही संदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री किन विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती थी। वहां अपने मंत्रियों के साथ भी जब बैठते थे तो कई फुट की दूरी हुआ करती थी, लेकिन कल सांसदों के साथ, और वो भी सबसे पीछे की लाइन में बैठे दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, सबसे पीछे की लाइन में बैठे हुए थे। और समझिए पीछे की लाइन में कब बैठता है, मतलब दरवाजे पर कोई मॉनिटर क्लास का कब बैठता है, कोई भाग ले ना पाए निकल कर। और ये गिनती करने के लिए कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो अब तो कल जो थे वो क्लास टीचर की भूमिका में नरेंद्र मोदी खुद थे और वो डंडा लेकर, एक तरीके से कहा जाए, वो आखिरी सीट पर बैठे हुए थे दरवाजे के पास एकदम, कि कोई भी निकलकर जाने ना पाए। तो गिनती सब कर रहे थे कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो कल इस मतलब चिंता का भाव साफ तौर पर देखा गया नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और दिन भर उनको नरेंद्र मोदी को बैठक में बैठना पड़ा और सबसे पीछे दरवाजे के पास एकदम बैठना पड़ा अपने सांसदों की निगरानी करने के लिए, कोई निकलकर भागने ना पाए। अब समझिए वोट डालने का अगर बताया जाना है कि वोट कैसे पड़ना है, तो वोट डालने का भैया ये तो 2 मिनट में बताया जा सकता है वोट कैसे डालना है। अधिकांश तो सांसद ऐसे हैं जो पहले वोट डाल चुके हैं। अगर मान लीजिए 20 या 30% ऐसे भी हैं जो नए हैं और उनके पास जानकारी नहीं है, तो उनकी अलग से क्लास लगा के उनको 5 मिनट में समझाया जा सकता है वोट कैसे डालना है। इसके लिए पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा, पूरे दिन नरेंद्र मोदी डंडा लेकर पीछे बैठे रहेंगे। फिर ये काम तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को एक प्रशिक्षण कार्य वो रखना चाहिए कि कैसे वोट डाला जाएगा, या उनको एक जागरूक करना चाहिए। चुनाव आयोग का जागरूक करने का तो कह सकते हैं, लेकिन वोटर को प्रशिक्षण इसलिए नहीं कह सकते समझिए कि वरना फिर 100 करोड़ लोगों को भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा वोट कैसे डालना है। कैंपेन चलाए कि किस तरह से वोटिंग की जाती है, कैंपेन चलाए वो ये बताया जा सकता है। लेकिन ये राजनीतिक दलों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। भाई आपके घटक दल जो है वो जिम्मेदारी इसको निभाए। जेपी नड्डा इसको निभाते हैं। जेपी नड्डा तो कई बार वोट डाल चुके हैं, तो जेपी नड्डा इसको बताते हैं। और जो संसदीय दल के नेता हैं और दलों के वो करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कल दिन भर बैठे रहे और नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया कि वो कैसे डालना है, वो दूसरे लोग बता रहे थे। नरेंद्र मोदी तो डंडा लेकर एक तरह से कहा जाए वो गेट पर बैठे रहे कि कम से कम जो आ गए हैं सांसद वो बाहर ना जाने पाए। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे सांसद नदारद भी रहे उस बैठक में। बहुत सांसद नदारद थे, ये बताया जा रहा है। और इसी चिंता बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि आज भी 3 घंटे नरेंद्र मोदी क्लास लेंगे। तो आज भी क्या बाहर इसी तरह से डंडा लेकर बैठे रहेंगे आखिरी सीट पर, ये देखना होगा। तो नरेंद्र मोदी की चिंताएं इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा, जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी लगातार सांसदों के संपर्क में है, चाहे वो सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष हो, सबको फोन कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, विपक्ष के खेमे में नहीं है, उन्होंने जो समर्थन दिया है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को और जो कहते हुए दिया समेजी, उससे एक बड़ा संदेश गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको तेलुगु बिड्डा बताते हुए और बहुत सम्मानित तेलुगु भाषी हैं, ये कहते हुए अपने समर्थन देने की घोषणा की है। और ये कहा है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे और कह रहे थे कि तेलुगु बिड्डा को जो है आप समर्थन दीजिए, तो हम उनको समर्थन दे रहे हैं। अब ये दबाव ओवैसी ने शुरुआत कर दी है, ये दबाव पड़ेगा बीआरएस पर, ये दबाव पड़ेगा तेलुगु देशम पर, वाईआरसीपी पर, पवन कल्याण पर पड़ेगा, इनके ऊपर पड़ेगा। और अगर ये सब तेलुगु बिड्डा की उसमें आ गए समझिए दबाव में, चूंकि ये दबाव काफी ज्यादा है। और इधर जिस तरीके से बीआरएस में टूट हो रही है कि कविता को पार्टी से निकाल के बाहर किया गया, वो कह रही है कि वो केटी राव और हरीश राव जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये अब दबाव अगर बढ़ता है तो फिर एक बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हो जाएगा। और
आरएसएस के उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन वो चुनाव हार भी सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें मुझे एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो डिनर पार्टी रखी गई थी और कल की बैठक में जिस तरह से तमाम सांसदों की अनुपस्थिति बताई जा रही है, उसको देखते हुए आज की डिनर पार्टी कैंसिल करने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जगह बाढ़ पिछले कई दिनों से है और बाढ़ को लेकर क्या कुछ चिंताएं जताई गई हैं वो अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन बाढ़ की वजह से अगर इसको महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित किया गया, यह भी एक समझ से परे है। और इसके पीछे भी यही कारण बताए जा रहे हैं कि अगर कई सांसद नहीं आते तो फिर यह एक बड़ी खबर होगी और मतदान से ठीक पहले यह एनडीए के लिए और बड़ा झटका होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक काफी ज्यादा बड़ा झटका एनडीए के लिए होगा समीर जी, और ये झटका दिखना शुरू हो गया है। और एक तो ये चुनाव श्राद्ध में हो रहा है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। श्राद्ध में हो रहा, चूंकि वो तो सब अपना पत्री वत्ती सब देखकर करते हैं, नरेंद्र मोदी को खासतौर से। तो अब श्राद्ध में अगर बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव में जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है बीजेपी के कैंडिडेट को। लेकिन इससे अलग भी अगर समीर जी देखा जाए, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है बीजेपी में और एनडीए में, जिस तरह की बगावत देखने को मिल रही है, इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की परेशानियां, भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बढ़ती जा रही हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए खुली बगावत अख्तियार करते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया बीजेपी के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति मौजूदगी में, उससे एक संदेश उन्होंने बीजेपी को देने की कोशिश की है कि सुधर जाओ वरना उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही हम खेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इधर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में इंडिया गठबंधन और वो पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है वो भी एकजुट दिखाई पड़ रही है, उससे इंडिया गठबंधन की मजबूती साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और बहुत बड़ा अंतर नहीं है एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोटों में, इसलिए क्या कुछ उलटफेर भी हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ खबरें, या जब बीजेपी ने घोषणा की होगी सीपी राधाकृष्णन की, तो उसको यह उम्मीद रही होगी कि इसकी वजह से तमिलनाडु का एक बड़ा वोट का हिस्सा उनके पक्ष में आ जाएगा तमिलनाडु की वजह से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि तमिलनाडु की पार्टियों का साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर यह वोट विचारधारा के नाम पर दिए जाएंगे, इसके पीछे कोई और कारण नहीं होगा। सुन लेते हैं कनिमोझी क्या कह रही है, डीएमके की नेता, और इसको लेकर जो ये आशंकाएं जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उसको पूरी तरीके से उनका यह बयान खारिज कर रहा है। कनिमोझी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि यह विचारधारा के लिए यह मतदान हो रहा है और सीधे तौर पर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा है कनिमोझी ने। This vice president election for the DMK, particularly when NDA has its numbers. No, it is very important to have this election because this is a part of the democratic process, and it doesn't mean that we have to let it go unchallenged. Whoever the candidate from NDA, let us wait for the votes to be counted. We cannot do SIR in this, so obviously let's wait for the votes to be counted. Is it a delicate situation for the DMK that you are forced to oppose a candidate from Tamil Nadu, in this case Mr. Radhakrishnan? No, it is not a delicate situation at all because the Chief Minister has been very clear that this is an ideological fight. It is not about any individual. It is an ideological fight, and it's a fight for democracy. So we are not confused, or we have no regrets about fielding a candidate from the opposition. तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और उससे पहले स्पष्ट कर दिया कि ये विचारधारा के स्तर पर ये चुनाव हो रहा है, मतदान करने वाले विचारधारा के आधार पर मतदान करेंगे और अपने आत्मा की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर, और जो एनडीए के पक्ष में ये दलीलें दी जा रही थी कि शायद तमिलनाडु की पार्टियां उनके फेवर में ये कर दें, लेकिन सीपी राधाकृष्णन का जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए कोई भी समझदार
व्यक्ति नहीं कह सकता कि तमिलनाडु की पार्टियां उनको मतदान करेंगी। हाँ बिल्कुल समझिए, असल में जिस समय सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की गई थी उस समय नरेंद्र मोदी ने सोचा यही था कि इसके बहाने तमिलनाडु में अपना प्रभाव भी बढ़ाया जाएगा, ये बताने के लिए कि साहब हमने तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बना दिया है और तमिलनाडु की पार्टियों में सेंधमारी की जा सकेगी। लेकिन ये पड़ गया उल्टा, चूंकि जिस प्रत्याशी को चुना गया इस नाम के लिए वो तमिलनाडु के ना होकर आरएसएस के व्यक्ति हैं, तो वो उनकी तमिलनाडु की अस्मिता को वो उद्वेलित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, बल्कि संदेश ये गया कि आरएसएस का मोहरा जो है ये बिठाया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, संकट जिस समय संविधान के ऊपर है। तो अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संविधान के ऊपर संकट बना रहे, इसलिए जो है ये लेकर आया गया। तो इसलिए तमिलनाडु की पार्टियां नहीं हुई। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की, उसके बाद तेलुगु अस्मिता जागृत हो गई है और तेलुगु जो पार्टियां हैं उनके ऊपर ये संकट है कि वो अब तेलुगु अस्मिता के साथ खड़ी हो या आरएसएस के साथ खड़ी हो, क्योंकि ये बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है सीपी राधाकृष्णन, ये आरएसएस के कैंडिडेट हैं। तो अब चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वाईआरसीपी हो, चाहे जनकल्याण हो, चाहे बीआरएस हो, इनके ऊपर ये दबाव होगा कि ये आरएसएस के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करें। इधर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है और बी सुदर्शन रेड्डी लगातार कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए, और प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ये किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट डालेंगे। और उन्होंने पूछा है कि भाई जब आपने कहा था कि ये योग्यतम उपराष्ट्रपति थे अपने जगदीप धनखड़ साहब, तो उनको अपमानित करके आपने इस्तीफा क्यों लिया, पहले ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी से उल्टा सवाल अब ये हो रहा है कि आपने जिसको योग्यतम उपराष्ट्रपति बताया था आपने उससे अब इस्तीफा इतना बेइज्जत करके क्यों लिया है, ये उनसे पूछा जा रहा है। तो अब ये संघर्ष बढ़ सकता है। ये बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता। कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट देंगे और इसमें इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को। समर्थन दे दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया ब्लॉक में है, मैं उदाहरण नाम देख के दे रहा हूँ, बीआरएस है और बहुत पुरानी बात नहीं है, बीबी गिरी चुनाव लड़े थे और अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति बने थे, नंबर उनके साथ भी नहीं थे। इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा, जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे, इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा राज्यसभा का। पहले मोदी जी जवाब दें, पिछला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी योग्यतम, उनको आपने अपमानजनक ढंग से क्यों हटाया? अपमानजनक इसलिए कह रहा हूं कि उनका विदाई समारोह भी आपने नहीं करने दिया। 5 साल के लिए आपका पूर्ण बहुमत था, तब तो आप बैसाखी पे नहीं थे। आपने जिनको चुना था अगर उनको हटाना पड़ा तो क्या गारंटी है कि जिनको आप लाए ये कई दिन चलेंगे? तो हम 5 साल के लिए एक उपराष्ट्रपति चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, चीफ जस्टिस आसाम का रहा हो, लोकायुक्त रहा हो गोवा का, और सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार कोई है तो उसका नाम है जस्टिस सुदर्शन, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे, दल के बंधन टूटेंगे। तो जो कैंडिडेट प्रोफाइल है अमलेंदु जी वो भी बहुत मायने रख रहा है और एनडीए के घटक दलों को बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी कहीं ज्यादा एक तरह से प्रभावित कर रही है। और जो वहां बगावत की जो खबरें आ रही हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बी सुदर्शन रेड्डी कहीं भारी पड़ रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन की तुलना में। एक बार सुनते हैं। और लगातार बी सुदर्शन रेड्डी तमाम दलों का समर्थन हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के घटक दल हो या फिर एनडीए गठबंधन के घटक दल हो। और यही नहीं, उनका जबकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो पहले से राजनीति से दूर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, एक एकेडमिक पृष्ठभूमि उनकी है। सुनते हैं किस तरीके से उन्होंने लोगों से, मतदाताओं से यानी सांसदों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की है बी सुदर्शन रेड्डी को। माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके
सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। नाउ इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है बी सुदर्शन रेड्डी और आत्मा की आवाज पर वोट की अपील कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। और ये इस तरीके से लगातार उन्होंने अपना कैंपेन चलाया है और बातचीत की है, व्यक्तिगत रूप से जाकर अलग अलग राज्यों में वहां की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, सांसदों से मुलाकात की है। अब उस तुलना में भी देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन का कैंपेन बीजेपी की तरफ से जितना चल रहा है, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की सांसदों के पास जाने की। अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं सांसदों के पास जाने की, यहाँ तक कि जो बड़े दल हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत नहीं की। भाई इससे ऐसे में करता है, अब जैसे बी सुदर्शन रेड्डी है वो विपक्ष से भी बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी को सीधे सीधे फोन किया, तमाम सांसदों को सीधे सीधे फोन करके बात कर रहे हैं, तमाम राज्यों में जा रहे हैं, वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, दलों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। तो ये अंतरात्मा की आवाज एक काम कर सकती है। इस भी समझिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई ने वहां के मुख्यमंत्री तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक मानहानि का याचिका दायर की थी और ये आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव प्रचार मतलब लोकसभा चुनाव था उसके दौरान उन्होंने मानहानिकारक बयान दिया था। और इसमें सीजेआई जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और अतुल एस चंद्राकर की खंडपीठ थी, उसने इसको कहा। तो जब बीजेपी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट कह रहा है कि उनके पास अधिकार नहीं है, इस पर सीजेआई ने बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल ना करें। ये याचिका खारिज की जाती है। अगर आप एक राजनेता हैं तो आपको इन सब बातों को सहने की क्षमता रखनी चाहिए, याचिका खारिज की जाती है। यानी बहुत तगड़ी फटकार लगाते हुए बीजेपी को यह कहा कि इन राजनीतिक बयानों के लिए आप जो अदालतों का इस्तेमाल करते हैं ये बंद कीजिए और अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप भी इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर समझिए। तो अब जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश भर में मुकदमे किए जाते हैं, यही और जिस आधार पर उनका जिस बयान के आधार पर उनकी सदस्यता तक छीन ली गई थी, ये उस पर उसके लिए भी एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल उसके लिए भी एक बड़ा संदेश है। तो इस तरीके के अब ये आदेश आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब समझिए अब ये जो कानूनी इसमें नहीं रहा होगा, लेकिन ये उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बड़ा झटका बीजेपी को इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी को जिताने के लिए रेवंत रेड्डी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और तमाम तेलुगु जो सांसद हैं
उनसे वो व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है समीर जी। तो इसलिए एक बड़ी खबर जो है ये हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो मानहानि का आरोप लगाया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, और खारिज ही नहीं किया है बल्कि कड़े शब्दों में नसीहत भी दी है कि इस तरह के बेमतलब के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ना लाया करें। तो एक बड़ी जीत है एक तरह से रेवंत रेड्डी की। और दूसरी ओर जिस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं रेवंत रेड्डी उनके चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसके लिए भी एक तरीके से उनको एक मनोबल बढ़ाने वाला ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है, डिनर के कार्यक्रम निरस्त कर दिए, और कल की जो बैठक हुई उसमें जो वहां पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, दिन भर प्रधानमंत्री उसमें बैठे रहे और दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो आम मतदाता है, आम सांसदों की तरह वो भी बैठते हैं। ये सारी चीजें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से बीजेपी परेशान है। सवाल केवल उपराष्ट्रपति पद को जिताने का ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा उसके ऊपर दबाव इस सवाल के जवाब के पीछे भी छिपा है कि जो पुराने उपराष्ट्रपति थे यानी जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा क्यों लिया गया और उनको इतने अपमानजनक तरीके से पद से हटाया क्यों गया, और उसके बाद भी उनके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है कि बिल्कुल वो जैसे लग रहा है कि वो नजरबंद की स्थिति में है। कहीं भी सार्वजनिक रूप से उनका कोई बयान या वो खुद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, कहीं भी वो खुद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और किसी के संपर्क में नहीं है। केवल जो खबरें आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन उनका किसी से कोई संपर्क हुआ हो ये अभी सुनने को नहीं मिला है। और यही पूछा प्रमोद तिवारी ने कि भाई पहले आप ये बताइए कि आपने उनका अपमान करके उनसे त्यागपत्र क्यों लिया जबरदस्ती। इसको लेकर समीर जी, जो संजय राउत है शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। हम लोग सुन सकते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं संजय राउत को, शिवसेना के सांसद क्या कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है और बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। केवल इसलिए नहीं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत किसकी होगी, बल्कि हार जीत से आगे की राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। सुनते हैं संजय राउत को। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए देश के सांसद अपना वोट डालते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कल प्रधानमंत्री भी मॉक पोल में खुद हाजिर थे, देखा मैंने। आज हमारे लोग बैठेंगे, सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर न हो जाए या डिस्क्वालीफाई न हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हो रहा है। हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। ये ध्यान में रखकर देश के सभी सांसदों ने मतदान करना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो हमको रीढ़ की हड्डी है ये दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अगर इस प्रकार से गायब किया जाता है तो देश का लोकतंत्र मैं मानता हूं खतरे में है। लोगों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत आज नहीं है, ये ध्यान में रखकर सभी सांसदों ने देश की आत्मा क्या चाहती है और अपने खुद की अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। NIA का नहीं, वो तो ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। आज भी पहलगांव अटैक के बारे में जांच अगर चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहलगांव जो अटैक करने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान से है, सीधे तरफ से। पाकिस्तान के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध किया और हम लोग भी पीछे हट गए हैं।
तो ये एक अब उसमें इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी और उसमें किस तरीके से, चूंकि मतदान में जटिल प्रक्रिया है, उसके बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जो प्रशिक्षण कल भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सांसदों को दिया है। तो एक बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, ये मतदान होने जा रहा है। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह भी है कि उपराष्ट्रपति, जो पुराने उपराष्ट्रपति हैं, यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एक बार फिर उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहां है वो। प्रमोद तिवारी भी वही सवाल पूछ रहे हैं, संजय राउत भी, विपक्ष। और कल जब मतदान होगा अमलेंदु जी, तो मुझे लगता है कि सारे सांसद ये सवाल जरूर पूछेंगे एक दूसरे से। हाँ, बिल्कुल सवाल पूछेंगे समीर जी, और कल के बाद चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा जगदीप धनखड़ का जी। लेकिन हो सकता है समीर जी, जो कि संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये सत्ता के गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि शायद जगदीप धनखड़ आज शाम तक सामने आकर कोई अपील कर सकते हैं, सबके सामने आकर, चूंकि अभी तक वो जब्त किए बैठे थे। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो हो सकता है कि शायद आज शाम तक जगदीप धनखड़ सामने आकर कुछ अपील भी कर दें कि भाई बी सुदर्शन रेड्डी को कीजिए या अंतरात्मा की आवाज पे वोट कीजिए, मतलब इस तरह की बात भी कर सकते हैं। ये भी अपील कर देते हैं तो इसके बड़े मायने हो जाएंगे। इसके मायने यही होंगे, अंतरात्मा की आवाज पर अगर जगदीप धनखड़ भी बात कर देते हैं तो इसका मतलब कि वो बी सुदर्शन रेड्डी के लिए अपील कर रहे हैं। तो इसका असर काफी कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से खासतौर से जो जाट सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे उसके सहयोगी दलों के हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि बी सुदर्शन रेड्डी को वोट किया जाए और नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ वोट किया जाए। तो अब देखना यह कि जगदीप धनखड़ आज शाम तक आकर सामने कोई अपील करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चर्चाएं लगातार जो सत्ता के गलियारों में चल रही हैं वो यही है कि शायद आज जगदीप धनखड़ भी सामने आकर कोई अपील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक और इस राजनीति को, इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला होगा, क्योंकि अभी इस चुनाव में उपराष्ट्रपति पद, नए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पुराने उपराष्ट्रपति की तलाश महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है। हर विपक्षी सांसद यही सवाल उठा रहा है। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय क्या कह रहे हैं। और उपराष्ट्रपति, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उनके जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बधाई दी थी, काफी राजनीतिक चर्चाएं हुई। हालांकि सीधे तौर राजीव राय ने भी कहा था कि इसका उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अचानक उनका फोन करना, बधाई देना और ये सारी चीजें दिखा रही थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने वोटों को तो एकजुट रखने की कोशिश कर ही रही है, दूसरे दलों के वोटों पर भी वो डोरे डाल रही है, लेकिन लगता है कि उसको कोई सफलता नहीं दिखाई पड़ रही है। हमने कनिमोझी को सुना, जहां पर तमिलनाडु की अस्मिता को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद रही होगी भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी ओर यहां उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ रहा है। सुन लेते हैं राजीव राय क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। तैयारियां मजबूत है, हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे। क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। कल होना है ये पोल्स और आपके पार्टी के सभी लीडर्स आ गए हैं आज ही? सब आ गए हैं सर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो टाइज है उसको लेकर प्रधानमंत्री को कहा है कि वो एनिमी हो गए हैं नेशन के, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं देश का दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर सच है कि उनकी जो नीतियां रही है, उनके जो कार्यशैली रही है, आत्ममुग्ध होकर आत्म प्रशंसा में और अपने पीआर के लिए ज्यादा जरूरत रहा है। देश की अपेक्षाओं को, देश की जरूरतों को, देश को के सम्मान को कहीं न कहीं जाने अनजाने में इग्नोर कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम आज भुगत रहा है कि अमेरिका जो एक मजबूत एलाई बनकर उभरा था,
आज हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है। और बात हम अमेरिका की क्यों कह रहे केवल, आज सच्चाई ये है कि नेपाल हमारा भाई था, भाई का रिश्ता सदियों से था। वो कभी काला पानी के लिए हमारे सीमा में घुसकर हमारे लोगों को मार जाता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया था, बांग्लादेश की हालत आज क्या है और हमारे खिलाफ कितना खड़ा है आप देख रहे हैं। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव अगर इंडिया आउट कैंपेन चला सकता है और श्रीलंका चीन को अपना सब कुछ दे सकता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश की विदेश नीति कमजोर हुई है, हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता हुआ है और देश के मुखिया होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर एक सवाल, तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के सारे सांसद आ चुके हैं, तैयार हैं, कहां वोट देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है वो और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसको उम्मीद रही होगी कहीं की डोरे डाल सकती है कुछ पार्टियों पर। लेकिन केवल इंडिया गठबंधन में शामिल दल ही नहीं बल्कि वो दल भी बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो और यहां तक कि अमलेंदु जी बीजू जनता दल भी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ा रही हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बढ़ा रही है समीर जी। और इस बेचैनी के बीच आज जो एक बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज बिहार में जो SIR चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो हम लोग ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो अपने दर्शकों को हम वहां क्या चल रहा है पल पल की खबर उसके बारे में भी देंगे कि SIR पर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या होता है, क्या आदेश आता है, तो उसकी भी हम लाइव जानकारी अपने दर्शकों को पल पल की देंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो उस पे नंबर पे केस नहीं आया है, अभी वहां दूसरे केस चल रहे हैं, तो जैसे आएगा वैसे भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से राजीव राय बता रहे हैं कि उनके सब सांसद आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के, सबको मालूम है कहां क्या करना है। आज इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बैठक बुलाई है, वहां भी थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाएगा वोट किस तरीके से देना है, चूंकि काफी नए सांसद इंडिया गठबंधन के भी चुनकर आए हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे वोट करना है। तो इंडिया गठबंधन की अपनी तैयारियां हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी के अंदर कितनी बड़ी बगावत होती है और एनडीए के कौन कौन से सांसद जो हैं वो तेलुगु बिड्डा के नाम पर या अंतरात्मा की आवाज के नाम पर वोट करते हैं। इसको भी देखना होगा। देखना यह होगा कि लोग आरएसएस के गुलाम हैं एनडीए के सांसद, या फिर जो वो उनकी अंतरात्मा भी जागती है, चूंकि विपक्ष जो है खासतौर से बी सुदर्शन रेड्डी जो प्रत्याशी हैं वो अंतरात्मा की आवाज पर बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है बी सुदर्शन रेड्डी ने कि मैं अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, मतलब सामने हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो भी एक भले मानुष हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं और इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, तो इसलिए लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। जी बिल्कुल, और अंतरात्मा की आवाज पर, और इसीलिए ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं, ये संभावना इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाई जा रही है कि अगर यहां पर कोई भी थोड़ा बहुत भी वोटों का हेरफेर होता है तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत खतरे में पड़ सकती है। भले ही प्राइमा फेसी दिखाई पड़ रहा है कि जो वोटों का गणित है वो उनके पक्ष में दिख रहा हो। सुनते हैं सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार, वो क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही कम अंतर है इंडिया और एनडीए के घटक दलों के वोटों के में, और अगर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिख रही है और एनडीए में साफ तौर पर पार्टियों में बगावत दिख रही है, उससे कम संख्या होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। पी संतोष कुमार, सुनते हैं उनको, सीपीआई के नेता हैं। Combined opposition is having 371 votes. The total number of electorates are 782, and it's a very tough fight. B. Sudarshan Reddy stands for our candidate, and as a symbol of our protests against NDS regime and our fight for constitution. And his candidature is acceptable to all of us. Unlike other candidates, it's acceptable to all of us, and we are ready. And whatever may be the result outcome, it will be a narrow escape for anyone. आइए,
तो ये 371 जो 786 के करीब वोट है यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 371 वोट इंडिया गठबंधन के पास है। तो जरा भी हेरफेर अगर होता है इसका मतलब कि फिर एनडीए उम्मीदवार का जीतना मुश्किल हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, अगर 20 सांसद भी इधर से उधर हो जाते हैं समीर जी, तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनकी हार हो जाएगी। बीजेपी के आरएसएस के कैंडिडेट हैं, तो आरएसएस के कैंडिडेट की हार हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने दिखाई पड़ रही है, नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई पड़ रही है। और कल जिस तरीके से दिन भर बैठना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसदों की बैठक में बिल्कुल दरवाजे पर आखिरी सीट पर, उससे ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी एक एक सांसद को पकड़कर रखना चाहते हैं कि कोई भी निकलकर भागने ना पाए, इधर उधर जाने पाए। इसका मतलब कि काफी ज्यादा चिंता जो है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को है कि कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं बीजेपी के और एनडीए के। समीर जी जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि बीजेपी के सांसद न क्रॉस वोटिंग कर दें। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में और खासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के कैंडिडेट को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, सांसद लोग वहां वोट डालते हैं। राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई और राजीव प्रताप रूडी जिस तरह से अमलेदु जी कल उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, वो सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सरकार को। बिल्कुल सीधे सीधे एक तरह से अमित शाह को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि वो अगर कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे के लिए, तो निशिकांत दुबे को नहीं, वो सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। चूंकि संजीव बालियान जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, वो सीधे सीधे प्रत्याशी थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, और अमित शाह की तरफ से कमान संभाले हुए थे उसके लिए निशिकांत दुबे। और हारने के बाद निशिकांत दुबे ने टिप्पणियां भी की थी कि हाँ मैं करता रहूंगा इसी तरीके से, इस तरीके। और जिस तरीके से बिहार के तमाम सांसद जो थे वो अमित शाह के कैंडिडेट के खिलाफ एकजुट हो गए, तो समीर जी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, इसमें बिहार से भी कोई बड़ा जो है क्रॉस वोटिंग देखने को मिले बीजेपी और एनडीए में बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। तो ये क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में चुनाव है और बिहार से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दिया जा सकता है, खास तौर पर जो मौजूदा उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनके लिए कहा जा रहा था। लेकिन बिहार के बजाय कैंडिडेट दे दिया गया तमिलनाडु से, और वो भी पूरी तरह से संघ की पृष्ठभूमि वाला। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से संघ की पृष्ठभूमि वाला कैंडिडेट दे दिया गया, और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये बड़ी हार जो है उनकी होने जा रही है। और इधर लगातार समीर जी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भी इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है, और उनका भी कहना यह है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। और जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है वो काफी ज्यादा गौर करनी है। उन्होंने कहा कि हमने सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ चुनाव आयोग का हश्र देखा है, बीजेडी चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास है कि कैसे भाजपा ने उन्हें खंजर घोंपा है। इसलिए अगर हमें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक विचारों को बचाना है तो सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना होगा, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। पूर्णिया से सांसद हैं और निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को समर्थन देते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या कहा है? लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके। एक ने सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया, और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हश्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्रबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सभी लोगों को वोट देना चाहिए। गुप्त वोट है, ये ओपन वोट तो है नहीं। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान
क्षेत्रीय पार्टी को बची होगी तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तो क्षेत्रीय पार्टियों को एक चुनौती दे रहे हैं और अलर्ट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में लगी है। और यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी हश्र देखा गया है, सतपाल मलिक का, यानी जो उनके साथ जब तक है तब तक ठीक है और उसके बाद अगर जरा भी उसने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका हश्र यही होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अमलेंदु जी, और बिहार के नेताओं की अगर देखें तो उनको खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड को यह उम्मीद रही होगी कि उनके कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए की तरफ से बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया और पूरी तरह से आरएसएस की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को लाकर वहां पर उतार दिया गया है मैदान में और घटक दलों से कहा जा रहा है कि आप लोग उनको वोट दीजिए। तो अब जहां अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है तो निश्चित तौर पर इसको अंतरात्मा उनकी क्या कहती है, अब ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, अंतरात्मा किसकी कितनी जागती है समीर जी, ये देखना होगा। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। दूसरा अब जो है समीर जी, वो एक तरीके से ये मतलब जो चल रहा है पूरे देश भर में और चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको अब एक मामले में कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा बन गया है। एक बड़ी खबर समीर जी ये है, और ये खबर क्यों है, इस तरह की बात क्यों कह रही है, असल में एक अलंद कर्नाटक की विधानसभा सीट है, वहां का एक मामला आया, वहां वोटों की चोरी का जांच जो थी वहां की सीआईडी कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको टेक्निकल डाटा देने से इनकार कर दिया, उसकी वजह से वो मामला अटक गया। फॉर्म 7 भरकर वहां कई हजार वोट जो थे वो काट दिए गए। तो ये जांच करनी थी कि वो आखिर फॉर्म 7 किसने भरे थे, ये जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, ये चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसी को लेते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया, वो ट्वीट हम लोग देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उस पर सवाल उठाए हैं और वोट चोरी का अड्डा कहा है, और एक सीट पर वहां करीब फॉर्म 7 के जरिए लगभग 6000 फर्जी वोटर बनाए गए, ये दावा किया गया है। उसकी जांच जब वहां पर सरकार ने कराई, ये 2023 के विधानसभा चुनाव की बात है, सरकार ने जब सीआईडी जांच कराई तो उसको चुनाव आयोग ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए, यानी जो दस्तावेज है वो उपलब्ध नहीं कराए। तो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा बन गया है। कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में हुई वोट चोरी की घटनाक्रम यह है। 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने फॉर्म 7 के फर्जी आवेदनों के जरिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने का पर्दाफाश किया था। फरवरी 2023 मामला दर्ज किया गया और जांच में 5994 फर्जी आवेदन पाए गए। यह बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का साफ सबूत था। कांग्रेस सरकार ने फिर सीआईडी जांच का आदेश दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले कुछ डेटा शेयर किए थे, लेकिन अब वो जरूरी सबूतों को छिपा रहा है। इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग किसकी रक्षा कर रहा है? क्या वो बीजेपी के वोट चोरी विभाग को बचा रहा है? क्या चुनाव आयोग धोखाधड़ी की जांच को रोकने के लिए बीजेपी के दबाव में है? कांग्रेस पार्टी किसी भी मतदाता का अधिकार नहीं छीनने देगी। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, आरोप लगाया है और कहा है कि सीआईडी उसकी जांच कर रही थी, यानी राज्य की जो जांच एजेंसी है कर्नाटक की, लेकिन शुरू में तो चुनाव आयोग ने कुछ दस्तावेज दिए भी, पर बाद में अब वो देने से आनाकानी कर रही है, यानी अब उसको पता लग रहा है कि किस तरीके से ये वोट चोरी का पूरा राज खुल जाएगा। और यहीं पर कर्नाटक की ही जो बेंगलुरु सेंट्रल सीट है, जहां महादेवपुरा, वहीं पर इतना बड़ा एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़ने का आरोप लगाया था राहुल गांधी ने, जिसका प्रेजेंटेशन दिया था और जिसके बाद ये वोट चोरी का पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। हाँ बिल्कुल, ये वोट चोरी का पूरा मामला तूल पकड़ चुका है समीर जी, और ये साफ तौर पर समझना चाहिए कि अब चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि वो शपथ पत्र देकर कहे कि ये मतदाता सूची सही थी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 18,000 शिकायतें दर्ज कराई थी शपथ पत्र के साथ और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया चुनाव आयोग ने, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने मांग की है कि सीजीआई की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की जांच करे। बहुत बड़ी मांग है, बड़ी मांग है। हम लोग सुन सकते हैं कि अवधेश प्रसाद क्या मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं अवधेश प्रसाद को, और मांग कर रहे हैं कि शपथ पत्रों की जो दिए गए थे उनका क्या हुआ। ये
चुनाव आयोग की जांच हो। सुनते हैं अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और फैजाबाद से सांसद हैं, जो जहां पर अयोध्या जिस जगह पर आता है और बड़ी चर्चा थी जब उन्होंने चुनाव जीता था। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद। निर्वाचन आयोग का ये बयान सरासर झूठा है, तथ्यों से विपरीत है, सत्यता से परे है। ये उसी तरह का बयान है जैसे सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में बैठता है और कोई कह दे कि हम जानते ही नहीं सूरज निकलता कहाँ है। तो ये, और इसका कारण यह है, ये सरकार के दबाव में है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, सरकार से दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से काम कर रहा है। इसलिए हमारे नेता द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो 18,000 नामों के कटने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था और उसको शपथ पत्र के द्वारा सपोर्ट किया था, तो इसको झूठा ठहराना ये पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत है। मैं मांग करता हूं कि इसके जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वर्तमान चीफ जस्टिस के देखरेख में एक कमेटी बनाई जाए न्यायाधीशों की, कम से कम 3 की, और रिपोर्ट और जो बयान हल्फी दी गई है उस बयान हल्फी का उनके निगरानी में, उनके देखने में, निरीक्षण में देखा जाए और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है इस तरह जांच पड़ताल होगी तो चुनाव आयोग का ये बयान झूठा और गलत साबित होगा। तो चुनाव आयोग का बयान गलत और झूठा और उसकी जांच हो, तो अब बड़ी मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग बुरी तरीके से गिरा हुआ है और अब आज उस पर जो SIR है बिहार में, उस पर सुनवाई होनी है। अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही सुनवाई शुरू होगी आपको लाइव अपडेट हमेशा की तरह कोर्ट रूम से यहां पर हमारे यहां कार्यक्रम में मिलेगा, DV लाइव पर, उसको भी आप देखेंगे। लेकिन अभी कोर्ट की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, आज ही होनी है, अब से कुछ देर बाद होगी। पर जिस तरह से SIR और वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग गिरा हुआ है, वो अब साफ साबित होता जा रहा है कि विपक्ष के आरोप यूं ही नहीं थे। अमलेंदु जी, जब ये अलंद विधानसभा क्षेत्र का ये भी जब आरोप लगे थे तो एक लाइन में चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं, इस तरह का। लेकिन अब तथ्यों के आधार पर जब CID उसकी जांच कर रही है, सारे वहां पर लूप होल्स पता लग रहे हैं, अब चुनाव आयोग डेटा छिपा रहा है। खैर, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी जिस तरह से सरगर्मी बढ़ रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जानना। और शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है उनको भी सुनते हैं। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हम पर क्यों थोपा गया चुनाव, ये उपराष्ट्रपति का, ये भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। नहीं, देखिए, जो जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, YSRCP हो और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस चुनाव में कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हार किसकी हो, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा बन गया है कि इस चुनाव को थोपा क्यों गया है, इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ है। और चुनाव मतदान के दौरान जब सांसद वोट करने जाएंगे तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर हावी रहेगा, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि जगदीप धनखड़ चुनाव इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हुए और इस्तीफे के बाद भी अब तक 1-1.5 महीना होने को है
अब तक वो नजरबंद की स्थिति में है, कहीं सार्वजनिक तौर पर दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, सार्वजनिक उसमें नहीं आ रहे हैं और ये चिंता का विषय एक हो गया है। लेकिन समीर जी, चलते चलते एक खबर पर चर्चा और कर ली जाए। कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने आज एक लेख लिखा है, अंग्रेजी में लेख लिखा है वो, और उन्होंने जो ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि ये परियोजना न केवल निकोबारी और शोम्पेन जैसी स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों की अनदेखी करती है, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी गहरी चोट साबित होगी। और सोनिया गांधी ने चेतावनी दी है कि 58 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई और भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट का निर्माण एक मानवीय और पर्यावरणीय आपदा को न्योता देगा। और आपको याद होगा समीर जी, अभी 2 या 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की कि पंजाब में और हिमाचल में और उत्तराखंड में जो बाढ़ आ रही है, इसके पीछे ये लगता है मानवीय आपदा है और अनियमित मतलब मानव निर्मित है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, उसकी वजह से यह आपदा आई है। तो सोनिया गांधी भी बड़े खतरे की तरफ ये चेतावनी दे रही है इस लेख में। और उन्होंने लिखा है, द हिंदू में अखबार में लिखा है उन्होंने लेख लिखकर, और ये कहा है कि ये इस प्रोजेक्ट में निकोबारी और जो शोम्पेन जनजातियों के अधिकारों की अनदेखी होगी। पर्यावरण को होने वाले नुकसान लगभग 8.5 लाख से 58 लाख तक पेड़ काटे जाने का अनुमान है। और जो कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना करता है उसकी उन्होंने काफी ज्यादा निंदा की है। तो ये जो है उन्होंने लिखा है, और राहुल गांधी ने इसको शेयर किया अपने एक्स हैंडल पर। राहुल गांधी ने लिखा कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक गलत कदम है जो आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन करती हुई कानूनी और विचार विमर्श की प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाती है। इस लेख के माध्यम से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस परियोजना से निकोबार के लोगों और उनके नाजुक परिस्थिति तंत्र पर हुए अन्याय को रेखांकित किया है। और सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है समीर जी इस लेख में कि ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसका अनुमानित खर्च 2,72,000 करोड़ रुपए है, निकोबार द्वीप समूह के स्वदेशी जनजातीय समुदायों के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। यह परियोजना दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीवों के पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालती है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस योजना से निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति, एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, वो प्रभावित होंगे। और उन्होंने लिखा है कि निकोबारी जनजाति के पूर्वजों एवं के गांव परियोजना के प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में आते हैं और इस परियोजना से उन्हें अपने पैतृक गांव में वापस लौटने के सपने से वंचित किया जाएगा। शोम्पेन जनजाति को और भी बड़ा खतरा है क्योंकि परियोजना उनके जनजातीय आरक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से को हटा देती है और उनके निवास स्थान को नष्ट कर देती है। सोनिया का कहना यह है कि इस परियोजना में संवैधानिक और वैधानिक निकायों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से परामर्श नहीं किया और ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय परिषद की अनदेखी की। परिषद के अध्यक्ष की याचिका, जिसमें निकोबारी जनजातियों को उनके पैतृक गांव में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, उसको नजरअंदाज किया गया। सामाजिक प्रभाव आकलन एसआईए में निकोबारी शोम्पेन को हितधारकों के रूप में शामिल नहीं किया गया था और वन अधिकार अधिनियम 2006 की भी अनदेखी की गई। ये उनका कहना है। ये परियोजना पहले भी काफी विवादित रही है और उसको लेकर जो बहुत सारे सवाल उठाए गए, खास तौर पर जो वहां की स्थानीय जनजातियां हैं उनके विस्थापन का जो खतरा है वो वहां से कहां जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो पर्यावरण को खतरा है और लाखों पेड़ उससे काटे जाने हैं, उसका नतीजा यहां हिमालयी क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। हजारों लाखों लोग वहां से उनको विस्थापित होना पड़ रहा है और यही सारी परिस्थितियां दूसरी जगहों पर भी पैदा की जा रही है। तो चेताया है, चेतावनी दी है कि इस तरह की परियोजना को सोच समझकर लागू किया जाना चाहिए और वहां पर जो पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है उन्होंने और यह परियोजना पहले से भी काफी विवादित रही है और इसको लेकर निश्चित तौर पर अब एक बार फिर चर्चा शुरू होगी कि क्यों आखिर सरकार वहां पर जंगल को तो उजाड़ ही रही है, वहां पर आदिवासियों को उजाड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह कि पर्यावरण को इतना बड़ा अगर खतरा है, जान रही है, फिर भी इस परियोजना पर क्यों आगे बढ़ रही है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अब से थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो बिहार में हो रहा है, उसको हम लोग आपको कोर्ट रूम से लाइव दिखाएंगे और
कल होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बेचैनी बढ़ रही है, अब देखना होगा कि नतीजे कल क्या आते हैं चुनाव में। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि ये चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी जगदीप धनखड़ का मामला एक बार फिर सामने आ गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद से अब तक सार्वजनिक जगह पर कहीं भी किसी भी पब्लिक फोरम पर वो दिखाई नहीं पड़े हैं और ना ही उन्होंने कोई बयान दिया है। बहुत ही अहम होने वाला है ये चुनाव और SIR पर जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई रहेगी, इन सब पर नजर। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।